धमकी दी जा रही है कि हम आयतुल्लाह खमेनी को, जो कि 88 साल के करीब है, उसको मार डालेंगे। ईरान सऊदी अरेबिया की ऑयल फील्ड्स पर, गल्फ एमिरेट्स की ऑयल फील्ड्स के ऊपर मिसाइल दागेगा, ड्रोन्स दाग के तबाही मचाएगा। लेकिन साहब, पूरी दुनिया पे इकोनॉमिक मंदी होगी, इकोनॉमिक जो है रिसेशन आ सकती है, इन्फ्लेशन तो होगी, ऑयल की प्राइसेस ऊपर जाने से बहुत सारे बाकी सेक्टर, फूड शूड सब हिट होंगे। इजराइल ने ईरान के 2 एयर बेसिस को हिट किया स्पाइस 250 ग्लाइड बॉम्ब्स के साथ, और 2 उन्होंने क्लेम किया कि जो T-14 F-14 टॉमकैट्स हैं उनको बर्बाद कर दिया। ईरान ने अपने पलटवार में तल अवीव के अंदर कोई 51 जो इमारतें थीं उनको टारगेट किया, काफ़ी नुकसान पहुंचाया। और जो हाइफा पोर्ट है इजराइल का, जो कि मेन पोर्ट है, 30 मिलियन टन्स कार्गो हैंडल करता है प्रति वर्ष, उसको उसने काफ़ी नुकसान पहुंचाया, खासकर वहाँ पे जो एनर्जी स्टोरेज साइट्स थीं। 16 जून को इजरायली एयरफोर्स ने फिर 50 फाइटर जेट्स लॉन्च किए और कोई 120 सरफेस टू सरफेस मिसाइल लॉन्चर्स को बर्बाद किया। उन्होंने जो स्टेट टीवी की बिल्डिंग थी तेहरान के अंदर, उसको भी हिट किया, और वो पूरी दुनिया में वो वीडियो इमेज उसकी वायरल हुई कि एक महिला वहाँ पे कमेंटेटर बातचीत कर रही थी, जबकि उस पर बम फटा और उसको छोड़ के भागना पड़ा। ईरान ने फिर जो है हाइफा पोर्ट को इस दिन दोबारा टारगेट किया। 17 जून को जो मोसाद का हेडक्वार्टर था, ईरान ने उसको टारगेट किया। कहते हैं वो मोसाद हेडक्वार्टर तो उनकी टारगेटिंग एक्यूरेट नहीं थी, लेकिन आसपास की इमारतें बिल्कुल हिट हुई हैं, ज़्यादातर जो सिविलियन इमारतें थीं। 17 जून को ही इजराइल ने एक बार फिर कोई 50 फाइटर जेट भेजे, और जो तेहरान के अंदर इलाम केमिकल प्लांट था उसको नुकसान पहुंचाया। ठीक है, अब ज़रा थोड़ा सा ओवरऑल अगर हम देखें तो आप देखेंगे कि जो ईरान के मिसाइल फायरिंग साल्वोस थे वो हर रोज़ कम पड़ते जा रहे हैं। ठीक है, इसकी वजह क्या है? पहले दिन ईरान ने 200 मिसाइल फायर किए थे, दूसरे दिन ये संख्या 100 पे आ गई थी, तीसरे दिन 70, अगले 16 जून को 40, 17 जून को 30, और फिर 18 जून को 25 पे आ गई, और फिर 25 के आसपास ही रही है। तो क्वाइट ऑब्वियसली इसकी वजह क्या है? एक तो उनके मिसाइल लॉन्चर हिट हो रहे, 2 उनके पास मिसाइल्स की या तो कमी आ रही थी, ठीक है, और तीसरा कि ज़्यादातर जो मिसाइल ईरान के पास है वो लिक्विड फ्यूल मिसाइल हैं, यानी उनको अपने टनल से बाहर निकाल के उनमें तेल भरना होता है, और उसमें 5-6 घंटे लगते हैं मिसाइल को फायरिंग पोजीशन में लाके तेल भरना पड़ता है। जब ईरान के ऊपर इजराइल ने एयर सुपीरियॉरिटी हासिल कर ली, इस टाइप की कोई भी कार्रवाई पकड़ी जाती है, और इसके पहले कि आप मिसाइल लॉन्च कर सकें, इजराइल उसे एयर अटैक करके निस्तनाबूद कर सकता है। तो इसके चलते ईरान ने अपने काफ़ी सारे मिसाइल लॉन्चर वेस्टर्न ईरान और तेहरान से हटा के सेंट्रल ईरान ले गया। उससे रेंज थोड़ी कम तो हुई, लेकिन वो एरिया इतना डोमिनेटेड नहीं है बाय द इजरायली एयरफोर्स, और वहाँ पे वो इस टाइप की गतिविधि करके वो फायर करते रह सकते हैं। ईरान ने खासकर आखिरी दिनों में MIRV मिसाइल्स, यानी एक मिसाइल पे 5 वॉरहेड, मल्टीपल री एंट्री इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल्स, MIRV जिसको बोलते हैं, वो भी फायर किया। इसको रोकना असंभव है, क्योंकि एक मिसाइल आता है वो 5 मिसाइल और छोड़ता है, और वो पांचों अलग अलग टारगेट्स को जाके एंगेज करते हैं। तो इनको रोकना असंभव है, और काफ़ी नुकसान भी हुआ है। रिहायशी इलाकों पर काफ़ी कहते हैं नुकसान हो गया है। अभी तक जो नुकसान के आंकड़े दिए जा रहे हैं वो कह रहे हैं ईरान के कोई 657 लोग 657 मारे गए हैं, और कोई 2037 जो है वो घायल हुए हैं।
इजराइल के 241 मारे गए हैं और 450 के करीब घायल हुए हैं। तो इजराइल के लिए ये आंकड़े बहुत महत्वपूर्ण हैं। इजराइल की आबादी छोटी है और किसी भी अभी तक जो युद्ध हुआ है उसमें इजराइल का मेनलैंड बचा रहा है। अगर ये कैजुअल्टीज़ कम हुई हैं तो इसकी साफ वजूहात है कि एक, उनका एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस जो कि इस बार कमज़ोर पड़ गया है। 100% तो बिल्कुल नहीं रोक सका, कोई 90% रोक पाया है फिर भी, और कोई 9-10% भी जो सीप थ्रू हो गए हैं उन्होंने भी काफ़ी क्षति और हानि पहुंचाई है। दूसरा है इजराइल का सिविल डिफेंस सिस्टम। उनका बड़ा अच्छा सिस्टम है। जैसे ही मिसाइल लॉन्च वार्निंग आती है तो वो जो है अपने सैटेलाइट से पिकअप कर लेते हैं, सायरन्स बजने शुरू हो जाते हैं पूरे इजराइल के ऊपर, जहाँ जहाँ टारगेट्स उनको लगती हैं हिट होने वाली हैं। लोग अपना घर छोड़ के, काम छोड़ के अपने बंकरों में चले जाते हैं, बिल्डिंग्स के नीचे बेसमेंट में चले जाते हैं, या वो मेट्रो स्टेशन में जाके, अंडरग्राउंड मेट्रोज में जाके कवर ले लेते हैं और अपना काम जारी रखते हैं। और जैसे ही एयर रेड सायरन ऑल क्लियर आता है वापस काम पे लग जाते हैं। तो इस तरह इजराइल के लोगों को बहुत आदत हो गई है सिविल डिफेंस मेजर्स की, और उससे उनका बचाव भी बहुत हुआ है। फिजिकल कैजुअल्टीज़ बहुत कम हुई हैं। इजराइल ने बुशेहर का रिएक्टर जो है न्यूक्लियर रिएक्टर, उसको हिट किया है। इस पर रूस ने बड़ी सख्त आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि ये सिविल न्यूक्लियर प्लांट है, हमारे टेक्नीशियंस इस पे काम कर रहे हैं, इजराइल इसे टारगेट ना करे तो ठीक होगा, नहीं तो हमारे लोग मारे गए तो ये मामला गंभीर हो सकता है, नंबर 1। नंबर 2, वो चेतावनी दे रहे हैं कि सिविलियन न्यूक्लियर रिएक्टर के ऊपर अटैक करना बहुत गलत बात है, क्योंकि इससे चेरनोबिल जैसा न्यूक्लियर मेल्टडाउन हो सकता है। हजारों लाखों लोग रेडिएशन की चपेट में आ सकते हैं, जो कि आम सिविलियन आबादी है जिनका कोई कसूर नहीं। और उसने ये भी कह दिया है रूस ने कि हम जो है बिल्कुल हमें गवारा नहीं कि इजराइल ईरान के अंदर रेजीम चेंज करे। अगर सरकार को बदलने का किसी को हक है, वो ईरान के लोगों का हक है। इजराइल का कोई वजूद नहीं कि वो जाके वहाँ पे सरकारें बदली करे। वो गुलाम देश नहीं है ईरान इजराइल का। ये रूस ने चेतावनी दी है। आगे इसके क्या होगा? इजराइल की टारगेट्स क्या है, एम क्या है? पहला एम तो बिल्कुल क्लियर है कि ईरान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को बर्बाद करना, या उसे जो है बहुत ज़्यादा उसके ऊपर टाइम पेनल्टी इम्पोज करना। ये दिस इज़ क्रिस्टल क्लियर। और अभी तक उसने इसके चलते इसी के प्रकार बॉम्बिंग टारगेट्स अपनी चुनी हैं। दूसरा है ईरान के अंदर रेजीम चेंज। धमकी दी जा रही है कि हम आयतुल्लाह खमैनी को, जो कि 88 साल के करीब है, उसको मार डालेंगे। और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि नहीं, हमको मालूम है वो कहाँ छिपा है, लेकिन हम जान बख्श देंगे। ठीक है, तो क्या है इजराइल की टारगेट? इजराइल तो अब कह रहा है कि साहब दोनों हमारी टारगेट है, कि हम ना केवल वहाँ पे जो है न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को बर्बाद करेंगे, लेकिन साहब हम जो है वो ईरान में रिजीम चेंज भी कर देंगे, लीडरशिप का बदलाव करेंगे। ईरान का क्या कर सकता है, क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है अपने बचाव की? एक स्ट्रैटेजी, अब जहाँ तक लड़ाई का दर्जे हरात पहुँच गया है, देखिए अभी तक दोनों देशों को मार पड़ रही है, दोनों देशों का काफ़ी नुकसान, अच्छा खासा नुकसान हो रहा है। लेकिन क्योंकि इजराइल के पास एयर सुपीरियॉरिटी है, वो पूरे ईरान के ऊपर कहीं भी जहाँ चाहे हमला कर सकता है, तो इसके चलते इस वक्त ईरान का ज़्यादा जानी माली नुकसान हो रहा है। ये सिलसिला कब तक चलेगा? ठीक है, ये सिलसिला कब तक चल सकता है? ये स्टैमिना, नेशनल स्टैमिना की बात है। क्या ईरान के जो मिसाइल्स हैं ऑफेंसिव, वो पहले ख़त्म होंगे, या इजराइल के पास जो ज़ख़ीरा है एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स का, वो एग्जॉस्ट हो जाएगा? याद रहे उसके पीछे अमेरिका का उसकी पीठ पर हाथ है।
जो भी सामान चाहिए उसे पहुंचाया जा रहा है। लेकिन अमेरिका की भी कैपेबिलिटी वो यूक्रेन को दे रहा है, इजराइल को दे रहा है, तो अमेरिका की भी कैपेबिलिटी एक हद के आगे लिमिटेड है। ठीक है। ईरान का कहा जा रहा है कि उसने 3000 मिसाइल्स पहले अपने बना के स्टोर करके रखे हैं और अभी तक कोई 450 उसने फायर किए हैं। ठीक है। तो वो 25-50 तो वो हर रोज़ तकरीबन फायर कर सकता है। तो क्या बात है कि वो फायरिंग कम करते जा रहा है हर रोज़। अभी तक वेट कर रहा था कि क्या अमेरिका हस्तक्षेप करेगा या नहीं, क्या अमेरिका लड़ाई में कूदेगा। अगर लड़ाई में कूदता है तो ईरान की स्ट्रैटेजी बहुत साफ और सिंपल है। हम युद्ध को वाइडन करेंगे, हम हॉरिजॉन्टल एस्केलेशन करेंगे। ईरान सऊदी अरेबिया की ऑयल फील्ड्स पर, गल्फ एमिरेट्स की ऑयल फील्ड्स के ऊपर मिसाइल दागेगा, ड्रोन्स दाग के तबाही मचाएगा। वह जो गल्फ ऑफ हॉर्मूज है उसमें सुरंगें, माइंस बिछा देगा। वह गल्फ ऑफ हॉर्मूज में जो भी ऑयल टैंकर जा रहे हैं उन पे मिसाइल दागेगा, ड्रोन्स दागेगा, नुकसान करेगा। वो हाउतीज़ को बोलेगा कि तुम भी ज़बरदस्त वार करो रेड सी के अंदर जो भी शिपिंग जा रही है, खासकर जो ऑयल ट्रैफिक जा रहा है। इसका मुद्दा होगा कि जो तेल की कीमतें हैं वो आसमान को छू जाए, 120-150 डॉलर प्रति बैरल की हो जाए। याद रहे अभी इस छोटे दौर में चंद दिनों के अंदर ऑयल की कीमत 17% ऊपर चढ़ गई है, $60 से जाके $75 पे पहुंच गई है प्रति बैरल। अगर ये इससे ज़्यादा ऊपर गई तो दुनिया की इकोनॉमी को चोट पहुंचेगी। हालांकि भारत जो है ज़्यादातर तेल का निर्यात रूस से कर रहा है, हम पे इतना असर नहीं, चीन पे कहीं ज़्यादा असर पड़ेगा क्योंकि बल्क उसका ऑयल ईरान से अभी तक आ रहा है। लंबे कॉन्ट्रैक्ट्स उसने किए हुए हैं सस्ते तेल के। लेकिन साहब पूरी दुनिया पे इकोनॉमिक मंदी होगी, इकोनॉमिक जो है रिसेशन आ सकती है, इन्फ्लेशन तो होगी, ऑयल की प्राइसेस ऊपर जाने से बहुत सारे बाकी सेक्टर, फूड शूड सब हिट होंगे और इसके चलते दुनिया को नुकसान पहुंचेगा। तो ईरान का फलसफा बड़ा सीधा है, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। तो ये ईरान की काउंटर स्ट्रैटेजी होगी और इसी स्ट्रैटेजी के चलते अभी तक ईरान ने डिटर किया है अमेरिका को, इजराइल को कि वो उसके ऊपर हमला ना करें। तो क्या ये डेटरेंस अभी काम करेगी? पहले तो लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब बिल्कुल तैयार थे हस्तक्षेप करने के लिए, कि वो जो फौदरॉ की वो बूट्स ऑन ग्राउंड तो नहीं डालना चाहते थे, लेकिन जो फौदरॉ की जो कि अंडरग्राउंड न्यूक्लियर फैसिलिटी है ईरान की सबसे बड़ी, उसके ऊपर वो बंकर बस्टर बॉम्ब लगा सकते थे अपने B-52 या B-2 बॉम्बर से, जो पहले ही इलाके में पहुंच गए हैं। तो ये तो रही ईरान की काउंटर स्ट्रैटेजी। अमेरिका क्या करेगा? बहुत अहम सवाल। एक अमेरिका का था कि वो हस्तक्षेप करे फिजिकली, जैसे मैंने बताया फिजिकल हस्तक्षेप के लिए उसके पास B-52 और B-2 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स हैं, जो कि ये जो मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर बंकर बस्टर बॉम्ब हैं GBU-57, इसके वो जो है लगातार उनसे मार कर सकता है। उसके पास भी लिमिटेड हैं, बट केवल यही हथियार हैं जो कि 800 फुट गहरा जो कि बंकर जो उसने बना रखे हैं अंडरग्राउंड फैसिलिटीज़, उनको बर्बाद कर सकता है। लेकिन अगर वो बर्बाद करता है, क्या अमेरिका वाइडनिंग ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट के लिए तैयार है? इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप G7 का समिट छोड़कर वापस वॉशिंगटन आए थे, क्योंकि उनको जो है बहुत फिक्र थी कि ये फैसला, अहम फैसला लेना है। लेकिन अमेरिका के अंदर रिपब्लिकन पार्टी के सेनेटर्स के बीच में ही इस पे एक मत, एक राय नहीं है। बहुत सारे अमेरिकन कहते हैं कि हम क्यों इजराइल की लड़ाई लड़ें, हम क्यों एक बड़ी लड़ाई में फंस जाएं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने साफ वायदा किया था अपने मागा सपोर्टर से कि वो किसी लंबी लड़ाई में बेवजह अमेरिका को नहीं फंसाएगा। और उन्होंने बहुत आलोचना करी थी जो बाइडेन की कि वो हर जगह अमेरिका को लड़ाई में फंसा रहे हैं, धंसा रहे हैं, और उससे अमेरिका का आर्थिक नुकसान हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की ग्रैंड स्ट्रैटेजी है कि वो चार्ज लेने के बाद कोई 3 या 4 या 5 साल चाहते थे कि
की पूर्ण रूप से शांति हो, ताकि वो अमेरिका की इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन, मिलिट्री रिकंसोलिडेशन और जो डीप स्टेट को आड़े हाथ लेना है वो कर सकें, ये प्रोग्राम पूरा कर सकें बगैर डिस्टर्बेंस के। इसीलिए उन्होंने रशिया यूक्रेन युद्ध बंद करने की बात करी, इज़राइल मिडिल ईस्ट में शांति लाने की बात करी, फिर उन्होंने बढ़ चढ़ कर बोला कि साहब मैं तो इंडिया पाकिस्तान का युद्ध रोका है मैंने, वगैरह वगैरह, क्योंकि वो नोबेल पीस प्राइज़ के बहुत इच्छुक हैं, वो समझते हैं उनका हक है, शायद होगा भी इतने प्रयासों के बाद। बट इसके चलते वो उनके लिए बड़ी दिक्कत हो जाएगी कि उनकी इमेज को क्षति पहुंचेगी कि आपने तो कहा था आप युद्ध नहीं करोगे, इतने बड़े युद्ध में आपने अमेरिका को फंसा दिया है, जिसका क्या अंत होगा ये बिल्कुल क्लियर नहीं। हाउ दिस विल ऑल एंड इज नॉट एट ऑल क्लियर। तो ये मैं बताना चाहता था कि अमेरिका का पहले तो रुख साफ लग रहा था, बड़ा आक्रामक तेवर देखे हमने डोनाल्ड ट्रंप साहब के, उन्होंने पूरी पोस्चरिंग कर दी, जो भी हथियार चाहिए था, निमिट्स एयरक्राफ्ट कैरियर बैटल ग्रुप वो वहाँ पहुँचा दिया, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर बैटल ग्रुप पहले से हैं, B-52 बॉम्बर, B-2 बॉम्बर दीगो गार्सिया में पहुँचा दिए, यानी पूर्ण तैयारी थी कि साहब अब तो आर पार का युद्ध होगा। लेकिन आज सुबह वो बैक डाउन हो गए हैं। क्यों? एक तो जो ये नहीं क्लियर कि क्या फोदरों पे अटैक करने से डिस्ट्रॉय हो जाएगा या नहीं, और अगर अटैक होता भी है और ईरान वाइडन करता है तो वो कॉन्सिक्वेंसेस कहाँ जाकर रुकेंगी, कब तक ये लड़ाई चलेगी, ये इसका कोई अंत नज़र नहीं आ रहा किसी को। रूस ने भी चेतावनी दी है कि ऐसा ना करें। रूस ने कहा है कि सिविल न्यूक्लियर प्लांट्स पे हमला ना किया जाए, रिजीम चेंज कोई हक नहीं है इजराइल को करने का, ये रूस की चेतावनी है। चीन ने भी बड़ी कड़ी आलोचना करी है। तो इस सब के मद्देनज़र हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने आज सुबह ये इशारा किया है कि मैं 2 हफ्ते और दे रहा हूँ कि बातचीत हो सके, और वो उसके चलते जो यूरोपियन एलाइज हैं नेटो के, वो अब ईरान से बातचीत शुरू कर रहे हैं। याद रखें जो पहला ईरान का न्यूक्लियर एग्रीमेंट था वो भी मध्यस्थता काफ़ी थी यूरोप के देशों की, जिसे कि अमेरिका ने ठुकराया था इस बेसिस पे कि ये सख्त नहीं है काफ़ी, कि न्यूक्लियर पूरा तरह से आड़े हाथ नहीं लिया है, और वो कह रहे थे कि बैलिस्टिक मिसाइल भी बंद करने हों। अब साहब ईरान के पास कोई एयरफोर्स नहीं, अगर आप उसके बैलिस्टिक मिसाइल भी ले लें तो वो तो बिल्कुल नंगा हो जाएगा इजराइल के सामने। इजराइल जब चाहे उसके ऊपर वार कर सकता है। ईरान को भी तो अपनी सुरक्षा का हक है। एक हक पे कोई देश अपनी सुरक्षा कवच इस तरह खाली खड़के हाथ खड़ा करके नहीं खड़ा हो सकता। इट इज़ अनरियलिस्टिक टू एक्सपेक्ट कि ईरान ये कर लेगा। ये बेसिस ऑफ नेगोशिएशन तो यहीं पे टूट जाएगी। तो अब हमको देखना है कि क्या ये नेगोशिएशन कामयाब होगी कि नहीं। एक और दिलचस्प पहलू है जो कि मैं आखिर में टच कर लूँ। अगर ये अमेरिका हस्तक्षेप करता है, जो लग रहा है कि नहीं करेगा, ईरान वैसे मैंने बताया खाड़ी हॉर्मोज की उसको माइन कर सकता है। मैंने बताया कि वो वहाँ पे जहाज़ों को डुबो सकता है। वो जो कि आपके ऑयल फैसिलिटीज़ हैं सऊदी अरेबिया की, अरब देशों की, उनको ठोक सकता है। वो ऑयल की कीमत को आसमान पे चढ़ा सकता है। तो ये सब ऑप्शंस हैं। अगर बहुत हद तक लड़ाई चढ़ गई और इजराइल डिस्परेट हो गया तो वो न्यूक्लियर बॉम्ब लगा सकता है फौजरों के ऊपर, और उसके जवाब में ईरान क्या करेगा, अपने प्रॉक्सीज के साथ डर्टी बॉम्ब वो इजराइल में चला सकता है पॉपुलेशन सेंटर्स के ऊपर। लेकिन लगता नहीं नौबत यहाँ तक पहुँचेगी। अमेरिका ने अपना हाथ फिलहाल के लिए रोक दिया है। 2 हफ्ते और दिए हैं बातचीत के लिए। उम्मीद है कि इन 2 हफ्तों में कुछ ना कुछ फैसला हो जाएगा। एक दिलचस्प इसके अंदर और एंट्री है, वो है पाकिस्तान की। कहा जाता है कि पाकिस्तान के लीडरान ने गुप्त चैनल्स पर शायद ईरान को आश्वासन दिया है कि भाई अगर इजराइल तुम पे न्यूक्लियर हथियार चलाता है तो हमारे पास भी इस्लामिक वर्ल्ड का न्यूक्लियर हथियार है, इस्लामिक बॉम्ब है,
और हम उसे इजराइल पे दाग देंगे। जैसे ही ईरान ने ये खबर सार्वजनिक करी, तहलका मच गया, ठंडे पसीने छूट गए जो पॉलिटिकल लीडरशिप है इस्लामाबाद में, और उन्होंने एक के बाद एक डिनाइल देने शुरू किए कि हमने ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया है, हमने नहीं कहा है। क्योंकि उनको पता है कि इजराइल उदारवाद नहीं है भारत जैसे, इजराइल में इतना मादा नहीं है झेलने का जैसे कि भारत में है, और वो बिल्कुल उसके गवारा नहीं होगा कि पाकिस्तान न्यूक्लियर धमकी दे इजराइल को। वो पहले से ही गले जले भुने हुए हैं, और उन्होंने तो 1984 में ही भारत को कहा था आप हमें एयरफील्ड दो, हम पाकिस्तान का न्यूक्लियर रिएक्टर्स बर्बाद कर देंगे, हमेशा के लिए ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। जैसे उन्होंने ओसीराक रिएक्टर ख़त्म किया था, उन्होंने कहा था कि वो खुशाब रिएक्टर वगैरह जो पाकिस्तान के हैं बर्बाद कर देंगे। उस वक़्त भारत ही थोड़ा सहम गया था। तो इजराइल तो बिल्कुल नहीं बख्शेगा अगर पाकिस्तान इस तरह की ऊल जलूल हरकत करता है। एज इट इज़ नेतन्याहू साहब ने कहा है कि दो देशों के पास एटमी हथियार बहुत खतरनाक हैं, एक है ईरान, नंबर 2 है पाकिस्तान, क्योंकि ये नॉर्मल बिहेवियर इनका नहीं है नेशन स्टेट्स का, ये जिहादी आउटफिट्स हैं दोनों के दोनों। तो हम तो गवारा नहीं है कि इनके पास न्यूक्लियर हथियार हो सकता है इसके बाद इजराइल भारत के साथ मिलकर, अमेरिका के साथ मिलकर शायद पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियार उसके कोबरा के दांत बाहर खींच ले। लेकिन उसके पहले हैरत की बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कल फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, जिन्हें भारत में फील्ड मार्शल कहा जाता है, उनको वाशिंगटन बुलाया और लंच पे अपने व्हाइट हाउस में बुलाया। अब वो ना तो सदर हैं रियासत, सदर रियासत हैं, ना वो कुछ उनका कोई पॉलिटिकल ओहदा है। उनको बुलाना एक तो पाकिस्तान के मुंह पे चपेड़ है कि साहब अमेरिका के अनुमान में असली राज जो है पाकिस्तान की फ़ौज के हाथ में, और जो सही बात है ही। अमेरिका केवल जो असलियत है उसको जतला रहा है, जाहिर कर दिया है। लेकिन इससे पाकिस्तान की पॉलिटिकल सरकार की काफ़ी कन्नी कटी है, और वो आज काफ़ी बयान वहाँ के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के आ रहे थे, जल भुन के आ रहे थे। ठीक है साहब, तो इसका मकसद क्या था? डोनाल्ड ट्रंप साहब ने क्यों बुलाया है? दो विकल्प हैं इस पे। एक तो डोनाल्ड ट्रंप साहब चाहते थे कि भारतवर्ष उनसे कोई 100 F-35 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर खरीदे। ये बहुत महंगे पड़ते हैं भारत के लिए। अमेरिका ना तो टेक्नोलॉजी देने को तैयार है, ना सोर्स कोड देने को तैयार है। वो 50 अटकलें लगाएगा कि कहाँ लगाओगे, पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करोगे, तो हम अरबों डॉलर क्यों दें? सीधी बात है साहब, अगर हमको अपने राष्ट्रहित देखने हैं तो हम अरबों डॉलर अमेरिका को क्यों दें एक ऐसा जहाज लेने के लिए, एक तो जो इतना महंगा है, और दूसरा जो कि हम जहां हमको ज़रूरत है वहां इस्तेमाल नहीं कर सकते। हम उसमें अपने अस्त्रा मिसाइल, ब्रह्मोस मिसाइल फिट नहीं कर सकते, अपने देश में बना नहीं सकते। इससे अच्छा तो रूस है, जिसने Su-57 जहाज़ हमको ऑफ़र किए हैं। वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के लिए वो बिल्कुल तैयार हैं, वो सोर्स कोड देने को तैयार हैं, और हमने अपने ब्रह्मोस मिसाइल सुखाई 30 पे फिट किए हैं। तो वो अगर भारत तो चाहता है अपना आम का जो घर का जो जेट है उसको बनाना, लेकिन उसमें कोई 5-10 साल लग सकते हैं, और पाकिस्तान को चीन F-35 जेट अक्टूबर में देने को तैयार। तो साहब ज़रूरत तो पड़ेगी हमें कोई इंटरिम अरेंजमेंट की, जिसमें 2-3 स्क्वाड्रन हमारे पास Su-57 होने चाहिए। ये हमारे राष्ट्र हितों में है। लेकिन अमेरिका हमसे दादागिरी कर रहा, लोगे तो हमसे लोगे, नहीं तो रूस से तो बिल्कुल नहीं लोगे। तो साहब ये कब तक चलेगा? हमको भी अपने राष्ट्र हित देखने हैं। वी आर नॉट द 51st स्टेट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट। तो ये दबाव डालने के लिए अमेरिका की पुरानी आदत है कि जब भारत ना माने, भारत ज़रा अपनी हैसियत दिखाए, तो वो पाकिस्तान के साथ लव फेस्ट शुरू कर देते हैं। कि भारत ईर्ष्या में, जलन में वो पाकिस्तान की तरह वो जाके अमेरिका की गोद में बैठने की कोशिश करें। देखिए साहब, हम कोई कंपटीशन में नहीं है कि हम अमेरिका के
इंटरेस्ट सर्व करें जैसे पाकिस्तान करता है। भारत एक स्वायत्तता वाला देश है, एक सॉवरेन मुल्क है, एक उसका स्वाभिमान है, वो कभी किसी देश का पिछलग्गू नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसके चलते हमको भी अब फैसला लेना पड़ेगा कि ये जो चाहे बचपना जैसे जो दिखाया है डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, ये भारत अमेरिका के रिश्तों के लिए बहुत घातक सिद्ध हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप को समझना चाहिए कि पाकिस्तान के बरखिलाफ कितना वैर वैमनस्य भारत के दिलों में है। उसने अभी महीना पहले, 1.5 महीना पहले भारत में इतना बड़ा हत्याकांड किया था पहलगाम का, फिर लड़ाई लड़ा है 4-5 दिन हमसे, युद्ध हुआ है दोनों देशों के बीच, और आप उनके आसिम मुनीर को, जो कि पहलगाम के हत्याकांड का मास्टरमाइंड था, उसको बुला के वाइन एंड डाइन करें, आई लव पाकिस्तान बोलें, तो साहब आप भारत से दुश्मनी मोल ले रहे हैं। अमेरिका कहता है कि भाई उसे चीन के खिलाफ अगर उसको युद्ध करना है, उसको चीन से कंपटीशन करना है, चीन का जो विस्तार है उसको रोकना है, आक्रामक तेवरों को कंट्रोल करना है, तो उसे भारत की ज़रूरत है, उसे एशिया में जापान की ज़रूरत है। एक तो आप हमें क्वाड का मेंबर बना रहे हैं, ये सब कह रहे हैं कि चीन से लड़ो, चीन का सामना करो, और ऊपर से आप भारत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। भारत के दुश्मन जिसने 5 बार भारत पे हमला किया है, जिसने 40 वर्षों से हमारे खिलाफ जो है एसिमेट्रिक वॉर छेड़ी हुई है, आप उसको बुलाकर, उसके आर्मी चीफ को बुलाकर वाइन डाइन करें, बोलें आई लव पाकिस्तान, तो साहब आप भारत के लोगों को बहुत धक्का पहुंचा रहे हैं, और ये धक्का अमेरिका और भारत के रिश्तों के लिए नुकसानदेह हो सकता है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो अमेरिका की ब्यूरोक्रेसी है वो समझा पाएगी डोनाल्ड ट्रंप साहब को कि वो अनजाने में बहुत नुकसान कर रहे हैं भारत और अमेरिका के रिश्तों का। और अगर ऐसी ही बात है साहब, तो उनको पाकिस्तान और भारत के बीच में चुनना पड़ेगा। देयर इज़ वेरी लिटिल टू चूज़ फ्रॉम। एक फटीचर मुल्क 2 रोज़ की रोटी अपने लोगों को खिला नहीं सकता, महंगे महंगे वो खिलौने खरीद के अब भारत से लड़ना चाहता है, चाहे देश की इकोनॉमी का तबाही हो जाए। एक ऐसा मुल्क जो कि इकोनॉमिक कागार, डूबने की कागार पे है, जिसकी इकोनॉमी सिविल वॉर चल रही है, बलूच विद्रोह में है, सिंधी विद्रोह में है, शिया विद्रोह में है, पख्तून विद्रोह में है। आप ऐसे मुल्क को सपोर्ट करना चाहते हैं, उसको अपने खेमे में लाना चाहते हैं भारत के बरखिलाफ, बहुत शॉर्ट साइटेड है ये पॉलिसी। भारत दुनिया की 4थी बड़ी इकोनॉमी है, 3री बड़ी इकोनॉमी होने वाला है। भारत एक स्पेस पावर है, एक न्यूक्लियर पावर है, एक मिलिट्री पावर ऑफ कॉन्सिक्वेंस है। भारत एक प्रजातंत्र है। चॉइस इज योर्स। जय भारत, जय हिंद।